हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेट थ्योरी पार्ट 1 क्लास 11th। तो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 मैं आज स्टार्ट करूंगा। तो हम सेट थ्योरी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ सेट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म, और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 3 टॉपिक हम करने वाले हैं इस पार्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि डेफिनेशन सेट की क्या होती है। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो सेट की डेफिनेशन होती है कि सेट इज इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं उसमें। तो सेट क्या है? एक कलेक्शन होता है। ठीक है, किस चीज का कलेक्शन होता है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? वो हमारे वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है हमें उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होता है, उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी हमें पता होती है। तो सेट क्या है? हमारा कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, जो कि वेल डिफाइंड है। सेट क्या है? हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, सेट क्या है? हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का, जो हमारे वेल डिफाइंड होते हैं। ऑब्जेक्ट्स की जो डेफिनेशन होती है हमें अच्छे से पता होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम के सेट की बात करें तो उसमें हमारे प्लेयर्स आ जाते हैं। धवन आ गया जैसे, ठीक है, रोहित आ गया, और बाकी कोहली। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एक सेट है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, ये क्या हैं? इस सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये इस सेट के क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं या इनको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। एलिमेंट, या इनको क्या बोल सकते हैं? तीसरा वर्ड, मेंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है? ये हमारा एक पूरा क्या हो गया? एक सेट है। इस सेट के अंदर ये हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। या तो ऑब्जेक्ट्स बोल दो इनको, या एलिमेंट्स बोल दो, या मेंबर्स बोल दो। और तीसरा टर्म हमारा क्या था? वेल डिफाइंड। और ये वेल डिफाइंड है। कैसे वेल डिफाइंड है? ये वेल डिफाइंड ऐसे हैं क्योंकि हमें ये पता है इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये समझ में आएगा सेट क्या होता है। तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमारे, ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, और मेंबर्स भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स तो बोलते ही हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा, जो हमारे मैथमेटिक्स में जो सेट्स होते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स में जो मैं एग्जांपल दूं, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था वो एक नॉर्मल एग्जांपल दिया था। ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ का एग्जांपल मैंने वो दे दिया था कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो मेंबर्स हो गए, वो जो मेंबर्स हो गए वो ऑब्जेक्ट हो गए, और वो पूरा जो हो गया सेट हो गया, और उस सेट को हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये इंडियन क्रिकेट टीम है। अब मैं मैथमेटिक्स में अगर बात करूं कि मैथमेटिक्स में हमारे सेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक एक होता है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
ठीक है। एक होता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। एक होता है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और लास्ट हमारा होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो एक छोटा सा वीडियो पड़ा हुआ है मेरा 9th की प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने बताया हुआ है, तो मैं चलो यहाँ भी बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं किससे, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, -1, माइनस वाले नंबर्स जो होते हैं, जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस वाले सारे नंबर, फिर 0 और प्लस इनफाइनाइट तक, ये हमारे क्या होते हैं, सब इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/5, 3/5। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर डिफाइन कर सकते हैं, वो सब कौन से होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे क्या क्या हो गए, 1, 2, 3, ठीक है, और क्या हो गए, 4, और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे क्या हो गए, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुए, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और इनफाइनाइट तक गए, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हमारा क्या हो गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हमारे क्या हो गए, 2/5, 3/5, 4, ठीक है, ऐसे करके जो हमारे, या फिर माइनस वाला कोई नंबर ले लिया हमने, -4, -3, ये सब हमारे क्या हो गए, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हो गए। और सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या हो गया, ये सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर्स ही हैं, क्योंकि अब हम इनको क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पर जिनको हम शो कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स वो होते हैं जो माइनस से स्टार्ट होकर, माइनस वाले नंबर्स, 0 और पॉजिटिव वाले नंबर्स, वो सब इंटीजर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जो हमारा सेट है वो क्या क्या हो सकता है, या तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं n से, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q से, और सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं r से। ये तो सिंपल है, n से नेचुरल नंबर, r से रियल नंबर। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मैथमेटिक्स में जो हम सेट का यूज करते हैं। अब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, n से। तो n के अंदर मैंने नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया और 4 लिया, और ये मैंने इनफाइनाइट तक गया। अब इस हमारी डेफिनेशन क्या होती है, सेट की डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई थी, वो मैंने क्या बताई थी कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तो हमारे क्या हो गए, डेफिनेशन हमारी होती है सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट क्या है, कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन हो गया ये हमारा पूरा, ठीक है। उस जिसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, ये हम हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। या इनको हम क्या बोल सकते हैं, और एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ये हमारे एलिमेंट भी हो सकते हैं। इनको हम एलिमेंट बोल दो क्वेश्चन में, या तो इसको एलिमेंट बोला जाएगा, या ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, या मेंबर बोला जाएगा, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गए हमारे।
और ये डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। तो सेट की डेफिनेशन समझ में आई। मैथमेटिक्स में सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये कलेक्शन हो गया, ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, और ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि ये नेचुरल नंबर है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हमारे सेट्स क्या क्या होते हैं वो हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेट के जो हमारे कन्वेंशन होते हैं, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ सेट। कन्वेंशन का मतलब क्या है, देखिए सेट्स जो होते हैं हमारे, जो हम सेट्स को डिफाइन करते हैं वो कैपिटल नंबर से डिफाइन करते हैं। पहला, सेट इज यूजुअली डिफाइंड विद कैपिटल नंबर, ठीक है। सेट को हम यूजुअली कैपिटल नंबर से डिफाइन करते हैं। दूसरा, जो हमारे सेट के अंदर जो हमारे मेंबर्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हैं। डिफाइन विद कैपिटल नंबर नहीं, सॉरी, कैपिटल लेटर्स, सॉरी, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सेट के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे स्मॉल लेटर से डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई सेट लिया नेचुरल नंबर का, या मैंने एक सेट लिया किसका, वोवल्स का, ठीक है। तो वोवल्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ वी से, तो कैपिटल वी से मैं उसको डिफाइन करूंगा, ठीक है। और उसके अंदर जो मेरे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, वो कैसे आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो दो पॉइंट है, पहले पॉइंट का मतलब है कि ये पूरा एक सेट हो गया हमारा, ये पूरा एक सेट है हमारा। तो इसको जो मैं डिफाइन करूंगा वो करूंगा कैपिटल नंबर से डिफाइन, कैपिटल लेटर से डिफाइन, ठीक है, वी कैपिटल। और इसके जो एलिमेंट होंगे ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो डिफाइन होंगे ये हमारे स्मॉल लेटर से डिफाइन होंगे हमेशा। ये इनको डिफाइन करने का तरीका है। एलिमेंट्स है ना हमारे अंदर, एलिमेंट्स बोल दो या ऑब्जेक्ट्स बोल दो या मेंबर्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। इनको हम स्मॉल लेटर से डिफाइन करेंगे और जो सेट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करेंगे, ठीक है। दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट थर्ड पॉइंट ये है कि मेरे पास मान लिया एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, कैपिटल एन से मैंने उसको डिफाइन किया, और उसके अंदर मेरे नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो अगर मुझे ये शो करना है कि ये जो 5 है, ये जो 5 है, ये इस सेट का क्या है, मेंबर है या ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे ये शो करना है कि ये जो 5 है ये बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू एन, जो भी कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका है कि 5 और उसके बाद एक साइन होता है एप्सिलन, एप्सिलन इसको बोलते हैं, ठीक है, एन। इस इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब ये है कि 5 जो हमारा एलिमेंट है या मेंबर है या हमारा ऑब्जेक्ट है, वो एक सेट है नेचुरल नंबर का जिसका नाम एन है, वो उसके अंदर है या उससे बिलोंग करता है, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं, ये मेरा थर्ड पॉइंट चल रहा है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज क्या है और इसका यूज क्या है, ठीक है। इसका यूज क्या है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, कि जो मेरा 5 जो नंबर है नेचुरल नंबर, क्या इस सेट में है, हाँ है, तो 5 बिलोंग्स टू एन। अगर मेरा एक नंबर है 6, अगर मैं देखूं क्या 6 इस नेचुरल नंबर एन के सेट में है, क्या 6 इस नेचुरल नंबर एन के सेट में है, नहीं है, तो मैं इसको बोलूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू एन। इस साइन का मतलब समझ में आया, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट या मेंबर हमें शो करना है कि इस सेट में है, तो मैं इस साइन का यूज करूंगा जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और अगर वो एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये मेरा थर्ड पॉइंट, ठीक है।
अब थर्ड पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर सॉरी, ठीक है, तो हमारे 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट के बाद मैं फोर्थ पॉइंट पे चलता हूँ, और फोर्थ पॉइंट ये है कि मान लिया कोई मेरा एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है, तो मेरा कोई एलिमेंट है, वो मैंने बता दिया ना, डज नॉट बिलोंग्स टू। एक होता है बिलोंग्स टू, एक होता है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का यूज हम तब करते हैं अगर कोई एलिमेंट हमारा सेट में प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर वो एलिमेंट हमारा सेट में एब्सेंट है तो हम डज नॉट बिलोंग्स टू साइन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में मैं बस यही बोलूंगा कि जो एक वर्ड मैंने बताया अभी ऑब्जेक्ट, फिर एक वर्ड मैंने बताया एलिमेंट, फिर एक मैंने वर्ड बताया मेंबर, ये सिनोनियम्स हैं, ठीक है। हम इनको एज अ सिनोनियम यूज कर सकते हैं अगर किसी नेचुरल नंबर के सेट में हमारे बहुत सारे यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर मेरे लिखे हुए हैं, तो मैं इन नंबर्स को क्या क्या बोल सकता हूँ, इन नंबर्स को मैं या तो बोल दूंगा ऑब्जेक्ट, या बोल दूंगा एलिमेंट, या बोल दूंगा मेंबर। तो नेचुरल नंबर एन के इस सेट में जो भी मेरे अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं उनको मैं 3 टर्म्स से कॉल कर सकता हूँ, या तो ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकता हूँ, या एलिमेंट से कॉल कर सकता हूँ, या मेंबर से कॉल कर सकता हूँ। तो ये हमारे जो थे पूरे 4 पॉइंट्स थे जो कि बहुत जरूरी थे जानने सेट पे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट थे? पहला पॉइंट ये था कि सेट को हम कैपिटल नंबर से डिफाइन करेंगे और उसके जो एलिमेंट होंगे, दूसरा पॉइंट था उसके जो एलिमेंट होंगे उनको हम स्मॉल लेटर्स से डिफाइन करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये था कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो उसको अगर लिखने का तरीका हम बताएं, जैसे बी इसमें है तो उसको बिलोंग्स टू एन ऐसे करके लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि बी एक एलिमेंट है जो कि एन नाम के सेट में प्रेजेंट है। अगर ई जैसे इसमें नहीं है और ऐसे करके अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब ये होता है कि ई एक एलिमेंट है जो कि एन नाम के सेट में नहीं है या एन नाम के सेट से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि ये जो हमारे अंदर जो भी लिखा होता है इसको हम या तो एलिमेंट बोल सकते हैं, या हम इसको मेंबर बोल सकते हैं, या हम इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्वेश्चन में या तो ये एलिमेंट के नाम से आ सकते हैं, या मेंबर के नाम से आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के नाम से आ सकते हैं। तीनों का मतलब यही है, आप यही मतलब समझेंगे कि जो भी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है वही हमारे क्या है, या तो एलिमेंट्स हैं, या मेंबर हैं, या ऑब्जेक्ट हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में अब हम देखेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ठीक है। मेथड, फर्स्ट मेथड है हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे हम पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी इसको हम बोल सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या क्या पॉइंट आते हैं? रोस्टर फॉर्म में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोमा से तो सेपरेट होते हैं और एनक्लोज्ड भी होते हैं ब्रेसिस, ठीक है। क्या है कि इन इसको हम लिख सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म all the elements all the elements of a set all the elements of a set are listed the elements separated by comma and enclosed by curly braces and enclosed by enclosed by braces, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि रोस्टर फॉर्म में जो हमारे लिखे होते हैं, जैसे मैंने एक सेट लिख दिया वोवल्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ। तो रोस्टर फॉर्म में जैसे मैंने एक सेट लिखा वोवल्स का,
तो सेट को मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा, और उसके अंदर फिर जो मैं एलिमेंट लिखूंगा, जैसे मेरे कौन कौन से होते हैं वोवल्स, ए हो गया, ई हो गया, आई, ओ, यू, ठीक है, ये मेरे क्या हो गए वोवल्स। अगर मुझे इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, हर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट कर दो, ठीक है, और उसके बाद उनको करली ब्रेसिस से एनक्लोज कर दो, करली ब्रेसिस ब्रेसिस से शुरू और करली ब्रेसिस से उनको खत्म कर दो, ठीक है। तो ये हमारा ये जो फॉर्म होती है ये हमारी होती है रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट को अगर हमें रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि उसके एलिमेंट्स को उसके कोमा से सेपरेट कर दो। इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, हर बार मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं। इनको एक कोमा से सेपरेट कर दो और एनक्लोज कर दो करली ब्रेसिस से। इस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। एक और एग्जांपल जैसे मैं ले लूँ, नेचुरल नेचुरल नंबर का सेट लेना है मुझे 5 तक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मैं उस सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे 5 नंबर लेने हैं, तो मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। अब मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसको इसके एलिमेंट्स को मैं कोमा से सेपरेट कर दूंगा और उसके बाद मैं एक कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगा, और ये मेरी हो गई रोस्टर फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स या रोस्टर फॉर्म ऑफ एनी सेट, ठीक है। अब इसके अंदर रोस्टर फॉर्म के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट रोस्टर फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है मेरा ये कहता है रोस्टर फॉर्म में, पहला पॉइंट मेरा ये कहता है कि जो हमारा सेट है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनका जो ऑर्डर है, ठीक है, जैसे मैंने ये एक वोवल नंबर का लिया हुआ है एक सेट, ठीक है, ये मेरी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इनका जो ऑर्डर है, इनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, मैटर नहीं करता कि क्या है, मतलब ए को हमने यहाँ पे ई से पहले लिखा हुआ है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ई पहले लिख दें, ए बाद में लिख दें, आई यू पहले लिख दें, ओ बाद में लिख दें। तो ये जो ऑर्डर होता है ना इनका, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म का जो पहला पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी सेट में जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है, उनका जो ऑर्डर होता है वो एक इमेटेरियल होता है। इमेटेरियल का मतलब ये होगा कि इनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता कि मुझे पहले यही लिखना है या बाद में यही लिखना है, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे एक नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिया 1 2 3 4, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू 2 को मैं पहले लिख दूँ, फिर 3 लिख दूँ, फिर 1 लिख दूँ और फिर 4 लिख दूँ। तो इसको कैसे भी हम लिख सकते हैं। ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि रोस्टर फॉर्म में जैसे मैंने एक ये लिख दिया 1 2 3 4 और ये डॉट 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 लगा दी, ये डॉट 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 लगा दी मैंने, तो इस इन डॉट्स का मतलब क्या है, इन डॉट्स का मतलब ये है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इन डॉट्स का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डॉट्स आती हैं अगर किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स के बाद, उन डॉट्स का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है स्कूल, अगर मुझे इसका सेट बनाना है तो एस मैं लिख दूंगा, ठीक है, उसको कॉमा से सेपरेट कर दूंगा, सी मैं लिख दूंगा, उसको फिर कॉमा से सेपरेट कर दूंगा क्योंकि रोस्टर फॉर्म में कॉमा से सेपरेट होते हैं सभी लेटर्स, फिर एच लिखूंगा। अब यहाँ और क्या आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने सेट में इसको एक बार ही लिखूंगा। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा सेट के अंदर, ठीक है। तो इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है रोस्टर फॉर्म के अंदर। रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म में मैंने 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो मैटर नहीं करता। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि जो ये डॉट्स अगर किसी रोस्टर फॉर्म में
कोई सेट लिखा हुआ है तो और उसके एलिमेंट्स के आगे ये डॉट्स लगी हुई हैं, तो ये डॉट्स जो है शो करती है कि अंदर के जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया कि किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारे किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और उनको लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे मैं कोई सेट ले लूँ और उसको मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल उस सेट का नाम मैं लिख देता हूँ डी, कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते हैं ना सेट को, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक्स कोमा एक्स कॉलन प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। ये मेरा सेट बिल्डर जो फॉर्म होती है उसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। क्योंकि जो भी हमारा जैसे कोई भी हमारा ये फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे, ठीक है, उस उन एलिमेंट्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 2 4 6 8 10, ठीक है, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है ये, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये सभी नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो नंबर्स हैं वो सब 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ये इन सब की क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, डी इक्वल टू एक्स कॉलन, तो और इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 10। ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई ना प्रॉपर्टी इसकी, कि 10 से लेस देन नहीं 12 लिख होगा, क्योंकि 10 भी तो आ रहा है, तो लेस देन 12, एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 12, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इन नंबर्स की एक प्रॉपर्टी हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक रोस्टर फॉर्म लिखी नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, उसके अंदर मैंने नेचुरल नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4, और वो सब कहाँ तक जा रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट, इसका मतलब क्या होता है, वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, एन इक्वल टू एक्स कॉलन, इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जितने भी नंबर्स अंदर लिखे हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब एक नेचुरल नंबर है, तो प्रॉपर्टी को हम यहाँ लिख देंगे एक्स इज नेचुरल नंबर। समझ में आया सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आपको रोस्टर फॉर्म दे दी जाएगी और बोला जाएगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, उसको लिखने का तरीका क्या है, एक्स कॉलन, और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी कुछ, उस प्रॉपर्टी को आप यहाँ लिख देंगे। तो इसका इसका जो सिंटैक्स होता है लिखने का वो ये होता है कि यहाँ पे क्या आएगा, सेट का नाम, ठीक है, इक्वल टू एक्स कॉलन प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। ये हमारा सिंटैक्स होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर हमें किसी सेट को लिखना है तो ये आपको याद रखना है, एक्स कॉलन प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के बाद अब हमें एक एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, इसमें बोला गया है पहले क्वेश्चन में कि राइट द solution set of the equation, solution set of इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना 8th क्लास में सीखा होगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टू की पहले यहाँ पर आगे वाले जो हमारा नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब मुझे ऐसा नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 आए या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए। तो क्या नंबर होगा यहाँ पर? 2 और 1 ऐसे नंबर होंगे जिनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा? 1 आएगा जो यहाँ पे होता है, और जिनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 आएगा। यहाँ पे जो नंबर है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए, और यहाँ पे जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। 2 और 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस एक्स। ये हमने सीखा हुआ है 8th क्लास में, -2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा, -1 कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा, इक्वल टू 0, और पूरे में से x प्लस 2 कॉमन आया, और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आई? -2 आई और +1 आई। तो मेरा सेट क्या होगा? सेट का मैं नाम क्या दूं? कुछ भी नाम दे दो, ए दे दो कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। और इसको मैं सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको कोमा से तो सेपरेट कर दो और करली ब्रेसिस से उनको क्लोज कर दो। ये मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ ये, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है राइट द सेट x सेमीकोलन x इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 30, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये कौन सी फॉर्म है? ये वाली कौन सी फॉर्म है? ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म है ना ये हमारी। वही मैंने बताया था ना, सिंटैक्स एक्स कॉमा प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। तो ये एक्स लिखा हुआ है और फिर कॉलन लिखा हुआ है और फिर ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिखी हुई है। तो इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए प्रॉपर्टी पे हम देखेंगे पहले। प्रॉपर्टी क्या है हमारी? एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 30। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? 1। सबसे पहले ये देखना एक्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? लेस देन 30 है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 1। ये एक्स है ना पॉजिटिव इंटीजर। तो ये दूसरी कंडीशन दी हुई है, पहली जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो दी हुई है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। हमने पॉजिटिव इंटीजर लिख लिए। उसके बाद बोला हुआ है जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 30 है। अब एक्स की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। लेकिन क्या है? लेस देन 30 है। तो हम यहाँ यहाँ तक ही देखेंगे बस, क्योंकि 36 क्या हो गया? 30 से बड़ा हो गया। तो मेरा मेरा नंबर क्या है? नंबर को हम कैसे लिखेंगे? कोमा से सेपरेट कर दो, 1 2 3 4 5 और ब्रेसिस से उसको स्टार्ट एंड एंड एनक्लोज कर दो। तो ये मेरा क्या हो गया? कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म हो गई इस इस क्वेश्चन की, ठीक है। और इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, इसको मैंने ए बोल दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 1.1, उसके क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द डालूंगा, शायद कल या परसों में ही डाल दूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।